हेलो एवरीवन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली मैं इस कंपनी का यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो एसएस मैनेजमेंट ने कोई यहाँ पे फिक्स नंबर प्रोवाइड नहीं किया था क्वार्टर फोर की कॉल के अंदर, पर उनका ये कहना था कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट होगी उससे हम लोग ज्यादा रेट से हमारे बिजनेस को यहाँ पे ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे FY 27 के अंदर। एंड यदि बात करूं इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा इबिटा मार्जिन लगभग 8% के आसपास में रहेगा। एंड यदि बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा प्रॉफिट है वो FY 25 का जो प्रॉफिट का नंबर था उससे बेटर डिलीवर होगा। तो इनका FY 25 का प्रॉफिट था लगभग 290 करोड़ रुपए के आसपास में। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि FY 27 के अंदर एज पर मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 290-295 करोड़ रुपए से ऊपर रहनी चाहिए। एंड यदि बात करूं कैपेक्स के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा कैपेक्स लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो हमने जानने की कोशिश करी कि इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से लाइक FY 27 के लिए किस तरह से बिजनेस ग्रो करने का गाइडेंस था। अब एक बार देखते हैं इनकी एक्चुअल डिलीवरी किस तरह की हुई है। तो एज सच लाइक कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है मैं एक बार उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। ऐसा इनका कोई गिवन गाइडेंस नहीं था। हम लोग डायरेक्टली एक्चुअल डिलीवरी की यहाँ पे लाइक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनके रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे अदर इनकम एडेड है। तो इनका रेवेन्यू ग्रो किया वाई ऑन वाई लाइक आपका 35% के आसपास में। एंड इनका कहना है कि हमारा जो लाइक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे ग्रोथ करी है लगभग 37.5% के आसपास में। इसका मतलब जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है उन लोगों ने अभी पास ऑन पूरी नहीं करी अपने क्लाइंट्स के ऊपर। एंड यदि बात करें इबिटा के पर्सपेक्टिव से तो इनका इबिटा ग्रोथ किया लगभग 12% के आसपास में। यहाँ पे अदर इनकम इंक्लूडेड है इस वाले इबिटा के अंदर। एंड जो इबिटा मार्जिन है लगभग यहाँ पे 7.7% का इबिटा मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। एंड बाकी का जो इनका कॉस्ट है फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट लाइक ऐड करने के बाद में जो इनका पैट यहाँ पे डिलीवर हुआ है, पैट की ग्रोथ रेट आई लगभग 13% के आसपास में। 75 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पे पैट डिलीवर किया है। और इनका जो पैट मार्जिन लगभग 3.70% के आसपास का है। लास्ट ईयर वाला पैट मार्जिन 4.40% के आसपास का था। तो ये हमने लाइक यहाँ पे लाइक नंबर्स को देखा क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में। एंड इनका जो FY 26 का जो पैट मार्जिन था लगभग 3.6% 3.7% के आसपास में था। जबकि FY 25 का पैट मार्जिन का लगभग 5.7% के आसपास में था। तो FY 25 का क्वार्टर इनका बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन आपको तो पता ही FY 26 के अंदर लाइक समर सीजन अच्छा नहीं गया था जिसकी वजह से इनका जो एसी वाला इन्वेंट्री है यहाँ पे यू कैन से पाइल अप हो गया था, बेच नहीं पाए थे जिसकी वजह से इनके एबिटा मार्जिन में भी दिक्कत आ गई थी और लाइक आपका यू कैन से अच्छे से इनका धंधा भी ग्रोथ नहीं किया था और डायरेक्टली ना प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छे से रिपोर्ट नहीं हो पाया था। अब एक बार देखते हैं इनकी कुछ बाकी की स्लाइड्स के अंदर एक बार जाने की कोशिश करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले तो। एंड आपको तो पता ही है ना इनका लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस एसी वाले सेगमेंट से आता है लगभग 60 से 65% के आसपास में। तो वाला सीजनल इंपैक्ट इनके धंधे पे रहता ही है। इस बार समर अच्छा गया है तो इनका क्वार्टर वन का धंधा यहाँ पे थोड़ा बेटर यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ा है। रॉ मटेरियल की हमने वैसे बात कर ली है। रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे लाइक बढ़ गए हैं वाई यूनाई बेसिस पे कंपेयर करें तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट इंप्रूव हुई है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे लगभग इंप्रूव हुई है। ठीक है। बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं एक बार उनको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने अपनी बैलेंस शीट भी दे दी है 30 जून 2026 के अकॉर्डिंग। तो करंटली इनका जो आप ये कह सकते हो जो इन्वेंट्री लेवल है यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। लेकिन मार्च 2026 के अंदर इनका इन्वेंट्री लेवल 1600 करोड़ रुपए के आसपास का था। अभी इन्वेंट्री 1278 करोड़ रुपए के आसपास का है। एंड यदि बात करूं लाइक आपका डेट के पर्सपेक्टिव से तो इनका जो डेट है लगभग FY 26 कंप्लीट होने के बाद में 500 करोड़ रुपए के आसपास का था और अभी डेट है लगभग 417 करोड़ रुपए के आसपास का। एंड यदि बाकी के कुछ और पैरामीटर हमें यदि मिल जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट भी अभी एक बार देखने की कोशिश करते हैं इस वाले बैलेंस शीट के अंदर। तो आई थिंक इधर दिखाई पड़ सकता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन लोगों ने मेंशन किया है। आई थिंक 491 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनका भी बाकी है लाइक राइट। इंप्रूवमेंट है लाइक आपका FY 26 कंप्लीट होते टाइम पे लगभग 390 करोड़ रुपए के आसपास का था। अभी बेटर इंप्रूवमेंट हुआ है बिकॉज़ इनका मे बी काफी सारा पैसा जो रिसीवेबल्स के अंदर था वो कैश में कन्वर्ट हुआ होगा। तो एक बार रिसीवेबल्स के पर्सपेक्टिव से भी देख ही लेते हैं यार इनको। तो इनका लाइक इन्वेंटरी की हमने बात कर ली है। बात करें रिसीवेबल्स के पर्सपेक्टिव से तो इनका रिसीवेबल्स भी इंप्रूव हुआ है लाइक 1184 करोड़ रुपए का रिसीवेबल्स था FY 26 कंप्लीट होने के बाद में और अभी रिसीवेबल है 1051 करोड़ रुपए के आसपास का। मतलब लगभग जो आपका 135 करोड़ रुपए 133 करोड़ रुपए के आसपास का इनका जो रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट हुआ। मतलब इनके पास अकाउंट में आ गया कंपनी के पास में। और आपके जो एवरेज रिसीवेबल डेज की बात करें तो रिसीवेबल डेज भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 75 डेज से भी इंप्रूव होकर 59 डेज के आसपास आ गया है। और यदि मैं यहाँ पे लाइक कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं, कुछ और डेज इन्वेंटरी डेज की बात होगी यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है।
और ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बाकी का ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, भले रिसीवेबल डेज की बात कर लो, इन्वेंटरी डेज की बात करो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है एंड इनका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे बढ़ गया है। रीजन बीइंग एक सिंपल सी बात है, यदि आपका जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है कैश में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली आपका कैश का बैलेंस यहाँ पे बढ़ेगा। ग्रॉस डेट भी इनका लाइक कम हुआ है यहाँ पे क्यू बेसिस पे। तो यहाँ पे लाइक फंडामेंटल पैरामीटर्स के अंदर इंप्रूवमेंट तो दिखाई पड़ रहा है। ये तो यहाँ पे साफ-साफ क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ और पैरामीटर की बात कर लेते हैं। इनका जो एसी वाला बिज़नेस है, टोटल रेवेन्यू तो 35% से ग्रोथ किया अदर इनकम को मिला के। इनका एक बार उन्होंने बोला कि हमारा जो प्रोडक्ट बिज़नेस है यहाँ पे लगभग 80% रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट किया है एंड लाइक आपका एसी वाला बिज़नेस यहाँ पे 38% से ग्रोथ किया है एंड आपका जो वॉशिंग मशीन का बिज़नेस है यहाँ पे 67% से ग्रोथ किया है। तो ये इन्होंने यहाँ पे अच्छी इनका बिज़नेस ग्रोथ यहाँ पे लाइक डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ा है। एंड इनका कहना है लाइक हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है यहाँ पे 65% से ग्रोथ किया है, जो इनका बाकी का जो आई थिंक 20% बिजनेस है टोटल रेवेन्यू के अंदर, वो इनका इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वाला बिजनेस है, ईएमएस वाले सेगमेंट का बिजनेस है। तो ठीक है, यहाँ पे सही से यहाँ पे धंधे की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है क्वार्टर वन के अंदर तो, राइट? बिल्कुल, सही बात है। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। तो यार क्वार्टर वन का रिजल्ट तो इनका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धंधे की ग्रोथ रेट यहाँ पे 35% के आसपास में। एबिटा मार्जिन का गाइडेंस तो 8% का था बट डिलीवरी हुई है 7.7% के आसपास में। और इनका जो एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस होता है उसके अंदर अदर इनकम एडेड इंक्लूड करके बताते हैं। तो इंक्लूड करने के बाद इनका एबिटा मार्जिन 7.7% के आसपास में यहाँ पे डिलीवर हुआ है। ठीक है, कहने को तो कह सकते हैं यार क्वार्टर वन के अंदर लाइक इनका जो बिजनेस की ग्रोथ रेट है यहाँ पे ठीक ठाक डिलीवर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब डायरेक्टली एक बार फोकस करते हैं कि कॉनकोल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या-क्या अपना पॉइंट्स रखे हैं अपने बिजनेस को लेके। जैसे एक बार क्लैरिटी मिले हमें कि यार ये धंधा एफआई 27 के अंदर किस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो यार इनका कहना है कि हमारा जो एसी बिजनेस है उसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ आई है 20 से 22% के आसपास की। इनका कहना भी है हमारा जो लाइक एएसपी की ग्रोथ हुई है एवरेज सेलिंग प्राइस लाइक वो लगभग 10 से 12% के आसपास में है। तो हमारा ओवरऑल वही धंधा लगभग एसी वाला बिजनेस 38% से ग्रोथ किया है। और इनका कहना है लाइक जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हुई है इसी वाले सेगमेंट के अंदर लगभग 10 से 15% के आसपास की हुई है और हमने यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन किया है बिकॉज आपकी ग्रोथ रेट लगभग यू कैन से वॉल्यूम की ग्रोथ रेट 20 से 22% के आसपास में और लाइक रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आपका 38% के आसपास में है। तो ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से दो वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपका यहाँ पे यू कैन से मार्केट शेयर इन लोगों ने गेन किया है। बिल्कुल सही बात है। और उनका कहना है कि लाइक लास्ट ईयर हमारी इन्वेंटरी बहुत पाइल अप हो गई थी जिसे हमने लाइक क्वार्टर 3 के रिजल्ट में डिस्कस किया था ना पीजी इलेक्ट्रो क्लास को क्वार्टर 2 एफआई 26 के रिजल्ट में कि यार इनकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पाइल अप हो गई थी तो इन्वेंट्री को इन लोगों ने लाइक यू कैन से लिक्विडेट भी किया और बेचा भी है और इनका कैश में कन्वर्जन भी हुआ है वो साफ साफ दिखाई पड़ा मेन की बैलेंस शीट के अंदर। ये जी अच्छी बात है। अब इन लोगों ने दो बड़े अच्छे अपडेट दिए यार, लाइक दो के तीन अच्छे अपडेट बताऊंगा। इनका जो वॉशिंग मशीन का जो फैसिलिटी लाइव आता है ना ग्रेटर नोएडा के अंदर, वहां से अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है। जो इनका फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके अंदर 150% से भी ज्यादा की वही ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हुई है। एंड इनका कहना है कि ओवरऑल जो हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है यहाँ पे लगभग 67% से ग्रोथ किया है। और इनका कहना है कि हमारी जो एनुअल कैपेसिटी है वॉशिंग मशीन वाली लगभग 1.8 मिलियन यूनिट्स यू कैन से पर एनम की कैपेसिटी है। तो यू कैन से एसी वाला बिजनेस था ही, वॉशिंग मशीन का बिजनेस में इनका यू कैन से यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ है, राइट? एंड यदि बात करूं नेक्स्ट दो और ग्रोथ ड्राइवर के बारे में तो इनका रेफ्रिजरेटर वाले बिजनेस की बात करते हैं। इनकी रेफ्रिजरेटर वाले बिजनेस की कैपेसिटी आ रही है क्वार्टर 4 एफआई 27 में लाइव हो जाएगी और एनुअल कैपेसिटी कितनी है 1.2 मिलियन यूनिट्स पर एनम की कैपेसिटी है। और इनका कहना है लाइक क्वार्टर 4 के अंदर हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। वो एक अच्छी बात है क्योंकि पहले इनका बिजनेस केवल एसी से आता था, उसके बाद वॉशिंग मशीन को ऐड किया, अब ये लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वाला बिजनेस भी ऐड हो जाएगा। चौथा पार्ट और ऐड हो रहा है कंप्रेसर वाला यूनिट। इनका कंप्रेसर का कैपेक्स भी इन लोगों ने लाइक ऑन द प्रोसेस चल रहा है। इनका कहना है जो कंप्रेसर की हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हमारी जो फैक्ट्री है, जो प्लांट है, लगभग 95% हमारा प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है और उसका ट्रायल रन हम लोग अभी पैरेलली स्टार्ट कर रहे हैं एंड मे बी जनवरी दिसंबर से उसका हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अगेन मान सकते हैं क्वार्टर 4 से वहां से भी अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और इनका कहना है इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 2 मिलियन यूनिट्स कंप्रेसर हम लोग बना सकते हैं एनुअली। एंड देखो यार सबसे अच्छी बात क्या है, इनका पहले धंधा एसी था, वॉशिंग मशीन था, रेफ्रिजरेटर भी ऐड हो जाएगा, कंप्रेसर भी ऐड हो जाएगा। बट कंप्रेसर वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट इन लोगों ने बताने की कोशिश करी है। किस तरह से आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया था लाइक एफआई 25 के बाद में, यार एफआई 25 का जो वॉल्यूम था, जितने क्वांटिटी ऑफ कंप्रेसर हमने इंपोर्ट करे थे इंडिया ने, उसका 25% ही इंपोर्ट कर सकते हो एफआई अपकमिंग ईयर्स के अंदर। लाइक इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, इनकी मैनेजमेंट का कहना है। और इनका कहना है कि करंटली टोटल जो वॉल्यूम अवेलेबल है, जो वॉल्यूम यहाँ पे लाइक हमारा मतलब जितना कंप्रेसर चाहिए उसका लगभग 50% के आसपास इंपोर्ट हो रहा है। एंड एफआई 27 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है कि एफआई 27 तक ही आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो आपके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वहां से ही आप यू कैन से वो कंप्रेसर यू कैन से आपको इसमें डिप्लॉय करोगे। ये इनका लाइक ये कहना है कि गवर्नमेंट का इस तरह से अच्छा खासा सपोर्ट है। हाँ, जो करंट स्कीम है जहां पे एफआई 27 तक की टाइमलाइन है दैट कैन बी इंक्रीज अगेन, वो एफआई 28 एफआई 29 गवर्नमेंट कर सकती है। बट एज ऑन डेट
जो करंट यू कैन से पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की कंप्रेसर वाले इंपोर्ट पे, वहाँ पे ये कि लाइक आप FY27 तक इंपोर्ट कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टिव लाइक यहाँ पे लिमिट कैपिंग कर दी गई है। मतलब FY27 के एंड से या फिर FY28 के अंदर जो इंडिया में जो कंप्रेसर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ इन्फोर्स पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। यदि ऐसा हुआ दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि यार हो सकता है गवर्नमेंट जो FY27 तक की लिमिट थी उसको बढ़ा के FY28 भी कर दे, FY29 भी कर दे, बट स्टिल आपके पास में एक अच्छा खासा स्कोप है। लाइक जो FY25 का जो वॉल्यूम था ना, उसका 25% की कैपिंग है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। आपको ये तो पता है FY25 का समर बहुत तगड़ा गया था, तो बहुत तगड़े तरीके से वहाँ पे इंपोर्ट हुआ था। तो उस कैपिंग को ही फॉलो करना पड़ेगा। मे बी कैपिंग में कुछ ऊपर-नीचे गवर्नमेंट कुछ बढ़ा दे, घटा दे, बात अलग है। बट एज़ ऑन डेट मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट है कंप्रेसर के पर्सपेक्टिव से, तो इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज़ इनकी फैसिलिटी लाइव हो जाएगी क्वार्टर 4 से कंप्रेसर वाली। 2 मिलियन यूनिट यू कैन से एनुअल कैपेसिटी है और यदि सपोज़ करो लाइक गवर्नमेंट यहाँ पे अपना यू कैन से वो टाइमलाइन नहीं बढ़ाती है, FY20 से 27 से 28-29 नहीं करती है, उस वाले केस में क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनका कहना है कि हम लोग सेकंड लाइन भी स्टार्ट कर देंगे। लाइक हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर फर्स्ट लाइन हमारा 2 मिलियन यूनिट हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। सेकंड लाइन स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों के अंदर और उससे हमारा 2 मिलियन और ऐड कर सकते हैं यू कैन से प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर। तो एक अच्छी बात बोली इन लोगों ने। तो अब क्या होगा? अब ये देखो ना लाइक पहले लोग एसी थे, फिर वॉशिंग मशीन ऐड किया, फिर रेफ्रिजरेटर ऐड कर लेंगे, कंप्रेसर भी ऐड कर लेंगे। इसका मतलब कोई लाइक ग्लोबल ब्रांड है जो पहले मतलब जो व्हाइट गुड्स में लाइक यू कैन से लार्ज अप्लायंसेज में डील करती है, मतलब जैसे वर्लपूल हो गया, एलजी हो गया, उनके लिए मतलब आपका यू कैन से सिंगल पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर ये लोग बन सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द यू कैन से कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये चीज लाइक आपको तो पता ही लाइक जितने ये ब्रांड से लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग पूरी आउटसोर्सिंग करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और एसी के अंदर तो आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाला, राइट? तो इससे इनको सपोर्ट मिलेगा अपने इनके बिजनेस के अंदर। अभी तो लाइक यू कैन से किसी एक ब्रांड को यू कैन से एक या दो चीज बना के दे रहे थे, अब ये चारों चीज बना के दे सकते हैं। आगे जाके इनका टीवी वाला भी पार्ट है, तो वो वाला सिंपल सी बात है लेकिन यू कैन से पांचों सेगमेंट यहाँ पे यू कैन से डायरेक्टली ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी रख पाएंगे, राइट? तो वो वाली बात है, ठीक है। लाइक यू कैन से यदि इनका मतलब यू कैन से क्लाइंट का कुछ यू कैन से क्लाइंट का कुछ टोटल रेवेन्यू का कुछ पार्ट ये लोग लेते थे पहले। अब जैसे बाकी का प्रोडक्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लाइव हो जाएगा ना, उसके बाद में यू कैन से लाइक अच्छा खासा यू कैन से उस लाइक क्या बोलते हैं यार, सपोज ₹100 का आउटसोर्स करता है कोई ब्रांड, तो उसमें से ज्यादा मार्केट से उस ब्रांड का ये लोग अच्छे से ले पाएंगे FY27 कंप्लीट होने के बाद, बिकॉज इनकी बाकी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे लाइव हो जाएगी। अब इनसे पूछा गया कि यार आपका EBITDA मार्जिन आगे जाके कब इंप्रूव होगा, उस पे थोड़ी विजिबिलिटी दो। तो इनका कहना है कि यार आपको तो पता है कॉपर के प्राइसेस डबल हो गए हैं, एल्यूमीनियम के प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्लास्टिक जो मोल्ड आता है या प्लास्टिक रेजिन्स बोलते हैं उसको, उसके प्राइसेस भी बढ़ गए अच्छे खासे। तो हम लोगों ने भी सारा प्राइस पास ऑन नहीं किया हमारे क्लाइंट्स पे। नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक हम लोग हमारा वो प्राइस पास ऑन करने का प्लान कर रहे हैं। मे बी दिसंबर जनवरी तक हम लोग प्राइस पास ऑन कर देंगे हमारे क्लाइंट्स तक। तो आप देखोगे 3-4 क्वार्टर के बाद हमारे EBITDA मार्जिन यहाँ पे स्टेबलाइज हो सकते हैं। जो इनके पुराने EBITDA मार्जिन थे ना FY25 के लगभग 9 से 10-11% के आसपास वाले, उस तरह के EBITDA मार्जिन 2-3 क्वार्टर के बाद में आ सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ इन लोगों ने होप दिया है। बट अगेन वो एक बार देखना पड़ेगा कि एक्चुअल वो रिजल्ट्स के अंदर कब कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे EBITDA मार्जिन, तब हमें जाके यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार EBITDA मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हो गए हैं, सारे प्राइसेस पास ऑन कर दिए गए रॉ मटेरियल के। तो वो चीज इन्होंने बताई है। अब बात करते हैं FY27 का जो इनका बिजनेस ग्रोथ का जो गाइडेंस है, इन लोगों ने अब थोड़ा क्वांटिटेटिव थोड़ा गाइडेंस दिया है। इन लोगों ने बोला हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 20% से ऊपर रहेगा। तो एएसपी का लेट्स से ग्रोथ रेट एसी का इन्होंने बताया ना 10-12-13% के आसपास का है। तो एसी का बिजनेस भी इनका 38% से ग्रोथ किया, तो मान सकता हूँ यदि 20-22% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा तो आपका रेवेन्यू की ग्रोथ रेट लगभग वही 30 से 35% के आसपास में डिलीवर हो सकती है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस इनका एसी से आता है और वॉशिंग मशीन का बिजनेस इनका बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। आपने देखा ना वॉशिंग मशीन की जो फैसिलिटी है यहाँ पे अच्छा खासा धंधा जनरेट हो रहा है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो यहाँ पे 150% से ज्यादा रेट से ग्रोथ किया भाई भाई। और अकेला वॉशिंग वॉशिंग मशीन वाला बिजनेस 67% से ग्रोथ किया है। क्वार्टर 4 में नई फैसिलिटी लाइव हो जाएगी आपकी रेफ्रिजरेटर वाली और आपकी से ये कंप्रेसर वाली, तो यहाँ पे और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये कह सकते हैं कि 35% के आसपास का धंधे की ग्रोथ रेट डिलीवर करना इजी है इस कंपनी के लिए FY27 के अंदर। अब बात करते हैं अर्निंग के लिए इनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि भाई जो हमारा FY25 का जो अर्निंग था 290 करोड़ रुपए के आसपास का पैट था, उससे बेटर हम लोग पैट डिलीवर करेंगे FY27 के अंदर। EBITDA मार्जिन वही 8% का गाइडेंस रखा है और बिकॉज़ 2-3 क्वार्टर बाद में जो प्राइस पास ऑन करेंगे वो उनका फायदा मे बी FY28 में मिलने वाला है। एंड इनका कहना है कि लाइक हमारा टारगेट है अभी हमारा एसी से रेवेन्यू लगभग 65% के आसपास आता है। हम टारगेट करने की नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हमारा एसी से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास आ जाए और जो बाकी के हमारे दूसरे वर्टिकल्स हैं लाइक वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्रेसर है, उनसे रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। तो ये हमने लाइक कॉनकॉल के मेजर हाइलाइट्स यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी, किस तरह से धंधा इनका दिखाई पड़ता है FY27 तक, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना पूरा डिटेल में डिस्कस किया।
अब एक बार मैं यहाँ पे रिस्क एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बात कर लेता हूँ यार। तो यार देखो आपको तो पता ही इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कहाँ से आता है? एसी वाले सेगमेंट से आता है। लगभग 60 से 65% का रेवेन्यू एसी वाले सेगमेंट से आता है और एसी का बिजनेस आपके समर सीजन पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना आदित्य विजन लिमिटेड का बिजनेस मतलब क्वार्टर वन का रिजल्ट आपका लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का, तो लास्ट ईयर इनका क्वार्टर वन का धंधा बिल्कुल वाइप आउट हो गया था बिकॉज नॉर्थ इंडिया के अंदर समर था ही नहीं, बारिश पे बारिश हो जा रही थी। तो समर वीकेंड से बना ही नहीं था और आपका बारिश सीजन वीकेंड से रेनी सीजन एक्सटेंड भी हो गया था क्वार्टर टू के अंदर। सब अगस्त तक बारिश चल रही थी तो एसी की सेल्स नहीं हो पाई थी। तो इस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए समर सीजन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बिकॉज रेवेन्यू के अंदर 60% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, उससे ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है। हाँ आगे 2-3 साल बाद में जाके अपना रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 60-50% के आसपास लाने का टारगेट कर रहे हैं बाकी वाले वर्टिकल से, बट वो 2 साल बाद की बातें हैं। बट एफ आई 27 का ठीक है फर्स्ट क्वार्टर तो इनका अच्छा गया है और अभी तक तो जुलाई में भी अच्छा समर सीजन था नॉर्थ इंडिया में, तो मे बी इनका क्वार्टर टू भी अच्छा हो सकता है। एफ आई 27 का तो इनका यू कैन से सोल्यूशन बन गया है। एफ आई 28 की डिमांड इनकी क्वार्टर फोर एफ आई 27 से आना स्टार्ट हो जाएगी, तो जरूरी है क्वार्टर फोर तो इनका अच्छा जा सकता है। बट यदि समर ढंग से नहीं आया तो क्वार्टर वन एफ आई 28 का धंधा इनका चौपट हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे नजर आती है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाले केस के अंदर। एंड साथ में ही आपका जो इनके रिटेलर्स है ना, भले ही आदित्य विजन की बात कर लो या फिर आप डायरेक्टली यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया की बात कर लो या फिर वोल्टास की बात कर लो या फिर आपका ब्लू स्टार की बात कर लो, उनके धंधे पर डायरेक्टली यहाँ पे एक रिस्क नजर आता है बिकॉज ये बिजनेस सीजनल है। समर अच्छा हुआ तो धंधा अच्छा होगा, समर अच्छा नहीं होगा तो धंधा अच्छा नहीं होगा, बहुत सीधी सी बात है। तो ये बात है यार, सिंपल सी बात है। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन एनालिसिस हम लोग एफआई 27 के नंबर से अकॉर्डिंग करेंगे। मे बी एफआई 28 के नंबर इनके थोड़ा इबिटा मार्जिन सुधर जाएंगे तो बेटर हो सकते हैं, बट ठीक है उसको भी थोड़ा यू कैन से इसे अटैच करके यू कैन से कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो इनका एफआई 26 का धंधा कितना हुआ था, 5300 करोड़ रुपीज के आसपास का। और इनका यदि मैं 35% धंधे ग्रोथ रेट लेता हूं तो इनका एफ आई 27 का बिजनेस कितना बन सकता है, आई थिंक 72, 73, 7400 करोड़ रुपीज के आसपास का। एंड यदि थोड़ा बेटर इनका क्वार्टर फोर हो गया तो मे बी 7500 करोड़ रुपीज का भी इनका धंधा हो सकता है। अदर इनकम को इंक्लूड करके इनका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस कितना है, 8% का। तो इनका EBITDA कितना बन सकता है, आई थिंक लगभग बन सकता है लगभग आपका 600 करोड़ रुपए के आसपास में। इंटरेस्ट कॉस्ट लगभग मतलब इनका बन सकता है 100 करोड़ रुपए के आसपास का। सिमिलर ऑफ एफ 26 में यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनकी क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री तक दिक्कत नहीं आएगी, क्वार्टर फोर से इनका डेप्रिसिएशन का कुछ भर जाएगा बिकॉज दो प्लांट आपके लाइव हो जाएंगे। तो 100 करोड़ रुपए का इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट था एफ आई 26 के अंदर। तो मे बी एफ आई 27 के अंदर इनका क्वार्टर फोर से डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पे लगभग 15-20 करोड़ रुपीज का डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक्स्ट्रा मान लेता हूँ। 120 करोड़ रुपीज के आसपास का इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बन सकता है। तो इनका पीबीटी कितना बन जाएगा, लगभग लगभग वही 400 करोड़ रुपए के आसपास में। 25% का मैं टैक्स स्लैब लगाता हूँ तो इनका पैट बनेगा लगभग वही 300 करोड़ रुपए के आसपास में। और गाइडेंस भी इनका यही है कि एफ आई 25 का जो पैट था 290 करोड़ रुपए के आसपास का, उससे थोड़ा बेटर पैट डिलीवर करने का। तो ठीक है 295 करोड़ 300 करोड़ प्लस माइनस 10-15 करोड़ रुपए के आसपास इनका पैट डिलीवर हो सकता है एफ आई 27 के अंदर। तो देखो एफ आई 27 के पैट के अकॉर्डिंग इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है, अभी करंटली मार्केट कैप है लगभग 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की। 300 करोड़ का फॉरवर्ड पैट है तो आपका फॉरवर्ड पी रेशियो निकलेगा लगभग 60 के आसपास में। धंधे की ग्रोथ रेट कितनी है, 35 के आसपास में। तो आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना आया, फॉरवर्ड यू कैन से पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो आपका 60 का है, बिजनेस की ग्रोथ रेट आपकी 35% की है, तो आपका फॉरवर्ड पैक बनता है लगभग लगभग 1.7 के आसपास का। सर अभी यदि इस हमारे एक सरसरी जो हमारा यू कैन से एक क्राइटेरिया होता है कि 1.1 1.2 के ऊपर का फॉरवर्ड पैक रेशियो में थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है, उसके बेसिस पे 1.7 का फॉरवर्ड पैक रेशियो यहाँ पे एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। बट लेंस थोड़ा दूसरा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, बिकॉज इनके एफ आई 28 के अंदर इबिटा मार्जिन 8% से बढ़ के मे बी एफ आई 27 का इबिटा मार्जिन 8% हो सकता है, एफ आई 27 का इबिटा मार्जिन 8% हो सकता है, बट सॉरी एफ आई 27 का इबिटा मार्जिन 8% हो सकता है, बट एफ आई 28 का इबिटा मार्जिन मे बी इनका 9% 10% के आसपास भी हो सकता है। और यदि इन लोगों ने जो इनकी नई फैसिलिटी आ रही है यू कैन से आपका रेफ्रिजरेटर वाली आपकी कंप्रेसर वाली, उसके द्वारा यदि इन लोगों ने अपना एफ आई 28 के अंदर धंधा लेट से 35-40% से ग्रोथ कर दिया, तो इनकी एफ आई 28 की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितनी बनेगी, लगभग लगभग 9,500 करोड़ रुपए के आसपास में भी अच्छा कर दिया, मतलब 30-35% किया तो आपका 9,000 से 9,500 करोड़ रुपए का मतलब 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बन सकता है। यदि आपका 30% हुआ, 40% हुआ तो आपका रेवेन्यू में भी 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर भी जा सकता है। और यदि आपने 9-10% का इबिटा मार्जिन किया तो आपका पैट मार्जिन कितना बनेगा, 5.5-6% के आसपास में। तो आपकी पैट बन सकती है लगभग लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब एक रेंज ले लो 500 करोड़ से 550 करोड़ में भी एफ आई 28 की। तो उसके पर्सपेक्टिव से आपकी ये डील बेटर बन सकती है, बट उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगले साल का जो समर आएगा वो अच्छा होना चाहिए। यदि अगले साल का समर अच्छा नहीं आएगा तो फिर डील अच्छी नहीं बनेगी, बिकॉज फिर आपके पैट उस रेट से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपके एक बेटर इबिटा मार्जिन नहीं आ पाएंगे, राइट। तो वो वाला एंगल यहाँ पे आता है। बट यदि अगले साल का समर अच्छा रहता है तो इस कंपनी का पोटेंशियल है एफ आई 28 के अंदर 500 करोड़ रुपीज का पैट डिलीवर करने का।
तो उसके बेसिस पे आप देख लो, यदि कोई धंधा लेट से मतलब 500 करोड़ रुपीस का पेट डिलीवर करता है, वो लगभग 30-35% के आसपास धंधे की ग्रोथ रेट होती है, तो इसको लेट में भी पी रेशियो बन सकता है 80 के आसपास का, 90 के आसपास का, 70 के आसपास का, बुल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बेसिस पे मार्केट कैप का, एक्सपेक्टेड मार्केट कैप का कैलकुलेशन फैक्टर यहाँ पे आ सकता है। बट गिवन द कंडीशन, अगले साल का समर अच्छा होना चाहिए। और जो इनका गाइडेंस है ना कि दिसंबर से जनवरी से लोग अपना से रॉ मटेरियल प्राइसेस पास ऑन करना स्टार्ट कर देंगे क्लाइंट्स को, वो पास ऑन होना चाहिए, तभी तो इनके EBITDA मार्जिन बढ़ेंगे ना। तो दो कंडीशन आती है इसके अंदर, यदि इनका समर सीजन अच्छा हो अगले साल का और साथ में EBITDA मार्जिन इनके बढ़ जाए, लाइक रॉ मटेरियल प्राइसेस पास ऑन कर दे क्लाइंट्स पे, तो FY 28 के लिए इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है, 500 साढ़े 500 करोड़ रुपीस के आसपास का, 80 70 90 का पी रेशियो आप लगा लो, जो भी आप बुल मार्केट के अकॉर्डिंग लगाना की कोशिश कर सकते हो, उसके बेसिस पे इनकी मार्केट कैप बनने की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है FY 28 के रिजल्ट के बाद में। बट गिवन द कंडीशन जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है, वो होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे फेल होती हुई नजर आएगी, राइट? तो वो तो आप सरसरी नजरों से देखोगे कि यार FY 27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग तो फॉरवर्ड पैकेज 1.7 के आसपास का, तो वहां पे एक्सपेंसिव दिखाई पड़ेगा। पर थोड़ा आगे का सोचोगे FY 28 के पर्सपेक्टिव से, तो आपको थोड़ा और आंखें खुलेंगी, हाँ यार, यहाँ पे तो इस तरह के नंबर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बट वो सारे कंडीशनल नंबर्स हैं, जिनकी हम लोग आज प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, बट एक एजम्पशन कर सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर। तो वो वाला रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क भी वहां पे है। मे बी समर सीजन अच्छा नहीं गया, EBITDA मार्जिन नहीं बढ़े, रॉ मटेरियल प्राइसेस पास ऑन नहीं कर पाए, फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गए उस वाले केस के अंदर, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उस वाले यदि जो 3 रिस्क है, तीनों रिस्क यदि यहाँ पे नजर आएंगी, तो फिर हमारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी FY 28 वाली भी। समझ गए बात को? तो आई थिंक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक आप समझ गए होंगे। तो ये काइंड ऑफ मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अराउंड मेरा एक होलसेल मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश करी है। तो एएसएस मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है, पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस, राइट? मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।